तो लीजिए सुनिए यशपाल जी द्वारा रचित कहानी दुख। जिसे मनुष्य सर्वापेक्षा अपना समझकर भरोसा करता है, तब उसी से अपमान और तिरस्कार प्राप्त हो, तब मन किस प्रकार वितृष्णा से भर जाता है और कैसे एकदम मर जाने की इच्छा होने लगती है, इसे शब्दों में बता सकना संभव नहीं। दिलीप ने हेमा को कितनी स्वतंत्रता दी थी, कितना वह उसका आदर करता था, जितनी आंतरिकता से वह उसके प्रति अनुरक्त था। बहुत से लोग तो उसे अति कहेंगे। इस पर भी जब वह उसे संतुष्ट न कर सका और हेमा केवल दिलीप के उसकी सहेली के साथ दूसरे शो में सिनेमा देख आने के कारण रात भर रूठी रहकर सुबह उठते ही अपनी माँ के घर चली गई, तब उसके मन के शोक का अंत न रहा। सितंबर का अंतिम सप्ताह था। वर्षा का समय बीत जाने पर भी दिन भर पानी बरसता रहा। दिलीप बैठक की खिड़की और दरवाजों पर पर्दे डाले बैठा था। वितृष्णा और ग्लानि में समय स्वयं यातना बन जाता है। एक एक मिनट गुजारना मुश्किल हो जाता है। समय को बीतता न देख दिलीप खींचकर सो जाने का यत्न करने लगा। इसी समय जीने पर से छोटे भाई के दम दम कर उतरते चले आने का शब्द सुनाई दिया। अलसाई हुई आंख को आधा खोल उसने दरवाजे की ओर देखा। छोटे भाई ने पर्दे को हटाकर पूछा, भाई जी आपको कहीं जाना ना हो तो मोटरसाइकिल ले जाऊं? इस विघ्न से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए दिलीप ने हाथ के इशारे से इजाजत दे आंखें बंद कर ली। दीवार पर टंगे क्लॉक ने कमरे को गुंजाते हुए 6 बज जाने की सूचना दी। दिलीप को अनुभव हुआ, क्या वह यूं ही कैद में पड़ा रहेगा? उठकर खिड़की का पर्दा हटाकर देखा तो बारिश थम गई थी। अब उसे दूसरा भय हुआ, कोई ना कोई आ बैठेगा और अप्रिय चर्चा चला देगा। वह उठा, भाई की साइकिल ले गली की कीचड़ से बचता हुआ और उससे अधिक लोगों की निगाहों से छिपता हुआ वह मोरी दरवाजे से बाहर निकला। शहर की पुरानी फसील के बाग में से होता हुआ मिंटो पार्क जा पहुंचा। उस लंबे चौड़े मैदान में पानी से भरी घास पर पछुआ के तेज झोंकों से ठिठुरने के लिए उस समय कौन आता? उस एकांत में एक बेंच के सहारे साइकिल को खड़ा कर वह उस पर बैठ गया। सिर पर से टोपी उतारकर उसने बेंच पर रख दी। सिर में ठंड लगने से उसके मस्तिष्क की व्याकुलता कुछ कम हुई। एक ख्याल आया, यदि ठंड लग जाने से वह बीमार हो जाए, उसकी हालत खराब हो जाए तो वह चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को अकेला ही सहेगा, किसी को अपने दुख का भाग लेने के लिए ना बुलाएगा। जो इस पर विश्वास नहीं कर सकता, जो उसके हृदय की कोमलता को अनुभव नहीं कर सकता, उसे क्या अधिकार कि उसके दुख का भाग बटाने आए? एक दिन मृत्यु दबे पांव आएगी और उसके रोग के कारण हृदय की व्यथा और रोग को ले उसके सिर पर सांत्वना का हाथ फेर उसे शांत कर चली जाएगी। उस दिन जो लोग रोने बैठेंगे उनमें हेमा भी होगी। उस दिन उसे खोकर हेमा अपने नुकसान का अंदाजा कर अपने व्यवहार के लिए पछताएगी। यही बदला होगा दिलीप के चुपचाप दुख सहते जाने का। निश्चय कर उसने संतोष का एक दीर्घ निश्वास लिया और करवट बदलकर उस ठंडी हवा को खाने के लिए बैठ गया। समीप 3 फलांग पर मुख्य रेलवे लाइन से कितनी ही गाड़ियां गुजर चुकी थी, परंतु उधर दिलीप का ध्यान न गया था। अब जब फ्रंटियर मेल तूफान वेग से तीव्र कोलाहल करती हुई गुजरी तो दिलीप ने उस ओर देखा। लगातार फर्स्ट और सेकंड के डिब्बों से निकलने वाले तीव्र प्रकाश से वह समझ गया कि फ्रंटियर मिल जा रही है और 9:30 बज गए हैं। अपने प्रति किए गए अन्याय के प्रतिकार की एक दिन संभावना देख उसका मन कुछ हल्का हो गया था। वह लौटने के लिए उठा। शरीर में शैथिल्य की मात्रा बाकी रहने के कारण साइकिल पर न चढ़ वह पैदल ही पैदल बागों बाग बादशाही मस्जिद से टकसाली दरवाजे और टकसाली से भाटी दरवाजे पहुंचा। इस मार्ग में उसे कोई भी व्यक्ति दिखाई न दिया। सड़क के किनारे स्तब्ध खड़े बिजली के लैंप निष्काम और निर्विकार भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे। मनुष्यों के अभाव की कुछ भी परवाह न कर लाखों पतंगे गोल गोल बांध बांध कर इन लैंपों के चारों ओर नृत्य कर रहे थे। वे सैर जगत के अद्भुत नमूने थे। प्रत्येक पतंगा का एक नक्षत्र की भांति अपने अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। कोई छोटा कोई बड़ा दायरा बना रहा था, कोई दाएं को तो कोई बाएं को, कोई आगे को कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काटते चले जा रहे थे। कोई किसी से टकराता नहीं था। वृक्षों के भीगे पत्ते लैंपों की किरणों में चमचमा रहे थे। एक लैंप के नीचे से आगे बढ़ने पर उसकी छोटी परछाई उसके आगे फैलती चलती। ज्यों ज्यों वह लैंप से आगे बढ़ता
परछाई की लंबी बढ़ती जाती और फिर दूसरे लैंप की सीमा में पहुंचती परछाई पलटकर पीछे हो जाती। बीच बीच में वृक्षों की टहनियों की परछाई उसके ऊपर से होकर निकल जाती। सड़क पर पड़ा हुआ प्रत्येक भीगा पत्ता लैंपों की किरणों का उत्तर दे रहा था और दिलीप सोच रहा था, मनुष्य के बिना भी संसार कितने व्यस्त और रोचक है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसे किनारे की नींबू के वृक्षों की छाया में कोई श्वेत सी चीज दिखाई दी। कुछ और बढ़ने पर मालूम हुआ कोई छोटा सा लड़का सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने एक थाली सामने रखे कुछ बेच रहा है। बचपन में गली मोहल्ले के लड़कों के साथ उसने अक्सर खोमचे वाले से सौदा खरीद कर खाया था। तब उसका उनसे कोई संबंध ना था, परंतु इस सर्दी में सुनसान सड़क पर जहाँ कोई आने जाने वाला नहीं, यह खोमचा बेचने वाला कैसे बैठा है। खोमचे वाले के शुद्र शरीर और आयु ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने यह भी देखा कि रात में सौदा बेचने निकलने वाले इस सौदागर के पास एक मिट्टी के तेल की ढिबरी तक नहीं। समीप आकर उसने देखा वह लड़का सर्द हवा में सिकुड़कर बैठा था। दिलीप के समीप आने पर उसने आशा की एक निगाह उसके ऊपर डाली और फिर आंखें झुका ली। दिलीप ने और ध्यान से देखा। लड़के के मुख पर खोमचा बेचने वालों की सी चातुरता न थी, बल्कि उसकी जगह थी एक कातरता। उसकी थाली भी खोमचे का थाल ना होकर घरेलू व्यवहार की एक मामूली हल्की मुरादाबादी थाली थी। तराजू भी ना था। थाली में कागज के 8 टुकड़ों पर पकौड़ों की बराबर बराबर ढेरियां लगाकर रखी गई थी। दिलीप ने सोचा, इस ठंडी रात में हम ही 2 व्यक्ति बाहर हैं। वह उसके पास जाकर ठिठक गया। मनुष्य में कितना भेद होता है, परंतु मनुष्यत्व एक चीज है जो कभी कभी भेद की सब दीवारों को लांघ जाती है। दिलीप को समीप खड़े होते देख लड़के ने कहा, 1-1 पैसे में 1-1 ढेरी। एक कुछ क्षण चुप रहकर दिलीप ने पूछा, सबके कितने पैसे। बच्चे उंगली से ढेरियों को गिनकर जवाब दिया, 8 पैसे। दिलीप ने केवल बात बढ़ाने के लिए पूछा, कुछ कम नहीं लेगा। सौदा बिक जाने की आशा से जो प्रफुल्लता बालक के चेहरे पर आ गई थी, वह दिलीप के इस प्रश्न से उड़ गई। उसने उत्तर दिया, माँ बिगड़ेगी। इस उत्तर से दिलीप द्रवित हो गया और बोला, क्या पैसे माँ को देगा। बच्चे ने हामी भरी। अच्छा, सब दे दो, दिलीप ने कहा। लड़के की व्यस्तता देख दिलीप ने अपना रुमाल निकाल कर दे दिया और पकौड़े उसमें बंधवा लिए। 8 पैसे का खोमचा बेचने जो इस सर्दी में निकला है, उसके घर की क्या अवस्था होगी, यह सोचकर दिलीप सिहर उठा। उसने जेब से 1 रुपये निकालकर लड़के की थाली में डाल दिया। रुपये की खनखनाहट से वह सुनसान रात गूंज उठी। उस रुपये को देखकर लड़के ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं। दिलीप ने पूछा, तेरा घर कहाँ है। पास ही गली में है, लड़के ने जवाब दिया। दिलीप के मन में ऐसे घर को देखने का कौतूहल जाग उठा। उसने कहा, चलो मुझे भी उधर से ही जाना है, रास्ते में तुम्हारे घर से पैसे ले लूँगा। बच्चे ने घबरा कर कहा, पैसे तो इतने घर पर भी ना होंगे। दिलीप सुनकर सिहर उठा, परंतु उसने उत्तर नहीं दिया, होंगे, तुम चलो तो सही। लड़का खाली थाली को छाती से चिपटाकर आगे चला और उसके पीछे पीछे बाइसिकल को थामे दिलीप ने पूछा, तेरा बाप क्या करता है। लड़के ने उत्तर दिया, बाप मर गया। दिलीप चुप हो गया। कुछ दूर और जाकर दिलीप ने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती है। लड़के ने उत्तर दिया, माँ एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती थी, अब बाबू ने उसे हटा दिया। दिलीप ने पूछा, क्यों हटा दिया बाबू ने। लड़के ने जवाब दिया, माँ 2.5 रुपया महीना लेती थी। जगतू की माँ ने बाबू से कहा कि वह 2 रुपये में सब काम कर देगी, इसलिए बाबू की घरवाली ने माँ को हटाकर जगतू की माँ को रख लिया। दिलीप फिर चुप हो गया। लड़का नंगे पैर गली के कीचड़ में छप छप करता चला जा रहा था, परंतु दिलीप को कीचड़ से बचकर चलने में असुविधा हो रही थी। लड़के की चाल की गति को कम करने के लिए दिलीप ने फिर प्रश्न किया, तुम्हें जाड़ा नहीं मालूम होता। लड़के ने शरीर को गर्म करने के लिए चाल को और तेज करते हुए उत्तर दिया, नहीं। दिलीप ने फिर प्रश्न किया, जगतू की माँ क्या करती थी। लड़के ने कहा, जगतू की माँ स्कूल में लड़कियों को घर से बुला लाती थी। अब स्कूल वालों ने लड़कियों को घर से लाने के लिए लारी रख ली है, उसे निकाल दिया। गली के मुख पर कमेटी का बिजली का लैंप चल रहा था। ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से भी गली में कुछ प्रकाश पड़ रहा था। उससे गली का कीचड़ चमक कर किसी कदर मार्ग दिखाई दे रहा था। संकरी गली में एक बड़ी खिड़की के आकार का दरवाज़ा खुला था। उसका धुंधला लाल सा प्रकाश सामने की पुरानी ईंटों की दीवार पर पड़ रहा था। इसी दरवाजे से लड़का अंदर चला गया। दिलीप ने झांक कर देखा, मुश्किल से आदमी के कद की ऊंचाई की कोठरी, जैसी प्रायः शहरों में ईंधन रखने के लिए बनी रहती है। मिट्टी के तेल की एक ढिबरी
धुआं उगलती हुई अपना धुंधला लाल सा प्रकाश फैला रही थी। एक छोटी सी चारपाई, जैसे कि श्राद्ध में महाब्राह्मणों को दान दी जाती है, काली दीवार के सहारे खड़ी थी। उसके पाए से दो एक मैले कपड़े लटक रहे थे। एक क्षीणकाय आधी उम्र की स्त्री एक मैली सी धोती शरीर में लपेटे बैठी थी। बेटे को देख स्त्री ने पूछा, बेटा सौदा बिक गया? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ माँ, और रुपया माँ के हाथ में देकर कहा, बाकी पैसे बाबू को देने हैं। रुपया हाथ में लेकर माँ ने विस्मय से पूछा, कौन बाबू बेटा? बच्चे ने उत्साह से कहा, बाइसिकल वाले बाबू ने सब सौदा लिया, उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे, बाबू गली में खड़ा है। माँ ने घबरा कर कहा, रुपये के पैसे कहाँ मिलेंगे बच्चा? और सिर के कपड़े को कुछ आगे बढ़ाकर कहा, बेटा रुपया बाबूजी को लौटाकर घर का पता पूछ ले, पैसे कल ले आना। लड़का रुपया लेकर दिलीप को लौटाने आया। दिलीप ने ऊंचे स्वर में, ताकि माँ सुन ले, कहा, रहने दो, रुपया कोई परवाह नहीं, फिर आ जाएगा। स्त्री ने सिर के कपड़े को आगे खींचकर कहा, नहीं जी, आप रुपया लेते जाइए, बच्चा पैसे कल ले आएगा। दिलीप ने शर्माते हुए कहा, रहने दीजिए, ये पैसे मेरी तरफ से बच्चे को मिठाई खाने के लिए रहने दीजिए। स्त्री नहीं नहीं करती रह गई और दिलीप अंधेरे में पीछे हट गया। स्त्री के मुरझाए कुमलाए पीले चेहरे पर कृतज्ञता और प्रसन्नता की झलक आ गई। रुपया अपनी चादर की खूंट में बांध एक ईंट पर रखे पीतल के लोटे को वहां के इशारे से हिला, पानी ले उसने धो लिया और पीतल की एक बेले के नीचे से मैले अंगूछे में लिपटी एक रोटी निकाल बेटे का हाथ धुला उसे खाने को दे दी। बेटा तुरंत कमाई से पुलकित हो रहा था। उसने मुंह बनाकर कहा, रूखी रोटी। माँ ने पुचकार कर कहा, बेटा नमक डाला हुआ है। बच्चे ने रोटी जमीन पर डाल दी और ऐठ कर कहा, सुबह भी रूखी रोटी? हाँ हाँ, रोज रोज रूखी रोटी। हाथ आंखों पर रख बच्चा मुंह फैलाकर रोना ही चाहता था कि माँ ने उसे गोद में खींच लिया और कहा, मेरा राजा बेटा, सुबह जरूर दाल खिलाऊंगी। देख देख बाबू, तेरे लिए रुपया दे गया है, तू तो मेरा राजा बेटा है ना, सुबह मैं तुझे खूब सौदा बना दूंगी, फिर तू रोज दाल खाना। बेटा रीझ गया। उसने पूछा, माँ तूने रोटी खा ली? अंगोछे को देखते हुए माँ ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, अब मुझे भूख नहीं, तू खा ले। भूखी माँ का बेटा बचपन के कारण रूठा था, परंतु माँ की बात के बावजूद वह घर की हालात से परिचित था। उसने अनिच्छा से एक रोटी माँ की ओर बढ़ाकर कहा, एक रोटी तू खा ले। माँ ने स्नेह से पुचकार कर कहा, ना बेटा, मैंने सुबह देर से खाई थी, मुझे अभी भूख नहीं, तू खा। दिलीप के लिए और देख सकना संभव ना था। दांतों से होठ दबाकर वह पीछे हट गया। मकान पर आकर वह बैठा ही था। नौकर ने 3-4 भद्र पुरुषों के नाम बताकर कहा, आए थे, बैठकर चले गए और खाना तैयार होने की सूचना दी। दिलीप ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा, भूख नहीं है। उसी समय उस लड़के की माँ का भूख नहीं कहना याद आ गया। नौकर ने विनीत स्वर में पूछा, थोड़ा दूध ले आऊं? दिलीप को गुस्सा आ गया। उसने विद्रूप से कहा, क्यों, भूख ना हो तो दूध पिया जाता है? दूध ऐसी फालतू चीज है। नौकर कुछ ना समझ सका, विस्मित खड़ा रहा। दिलीप ने खींच कर कहा, जाओ जी। मिट्टी के तेल की डिबरी के प्रकाश में देखा वह दृश्य उसकी आंखों के सामने हटना ही ना चाहता था। छोटे भाई ने आकर कहा, भाभी ने यह पत्र भेजा है, और लिफाफा दिलीप की ओर बढ़ा दिया। दिलीप ने पत्र खोला। पत्र की पहली लाइन में ही लिखा था, मैं इस जीवन में दुखी देखने के लिए पैदा हुई हूँ। दिलीप ने आगे ना पत्र पढ़कर पत्र को फाड़कर फेंक दिया। उसके माथे पर बल पड़ गया और उसके मुंह से निकला, काश काश तुम जानती कि दुख किसे कहते हैं। तुम्हारा यह रसीला दुख तुम्हें ना मिले तो जिंदगी दुभर ना हो जाए।